Hello friends, myself Suhas Wankade. Welcome to EasyWay. Today we are discuss about in this video कंप्यूटर बेसिक्स फॉर एमसीसीईटी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर सीरीज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैं आपको कंप्यूटर बेसिक्स मतलब जो भी हमारा एमसीसीईटी में कंप्यूटर का सिलेबस है वो मैं ट्राई करूँगा कि वो पूरा का पूरा सिलेबस में कवर कर सकूँ। सो इसलिए मैं इस कंप्यूटर बेसिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। सो होप कि आपको वीडियो अच्छे लगेंगे। So before going to start the video lecture, I request you to everyone who watch my video, please subscribe to our channel and press the bell icon for never miss an update. Because guys, मैं एम सी सी टी ऑलरेडी दे चुका हूँ और मेरे को पता है कि जो कंप्यूटर का जो अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन बैकग्राउंड स्टूडेंट है, मतलब एम सी के लिए वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जिसका 10+2 में मैथ था लेकिन ग्रेजुएशन में मैथ नहीं था। इट मीन्स उन्होंने बीएससी किया होगा, बीकॉम किया होगा या बीए किया होगा, तो उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। तो दैट इज बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमसीसीईटी में कंप्यूटर का नॉलेज लेना और कंप्यूटर के कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करना। तो उसी वजह से मैंने आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, कंप्यूटर के रिलेटेड मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन, चलिए देखते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या हम अपने सिलेबस देखा होगा कि कंप्यूटर बेसिक्स जो पहला ही पार्ट है जो कंप्यूटर सिलेबस में दिया हुआ है वो है कंप्यूटर बेसिक्स। और कंप्यूटर बेसिक्स में दिया हुआ एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू के बारे में पूरा डेटा मतलब ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, वो मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको। तो देखिए क्या होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। आप जब भी एमसीसीटी के एग्जाम देने जाओगे, ब्लॉक डायग्राम के रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। 101% श्योरिटी है कि ब्लॉक डायग्राम के ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों क्या होता है। तो देखिए कैसे। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने से पहले आपको समझ लेना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब आप इनपुट लेते हो कंप्यूटर में, आप जब भी कुछ वर्क करते हो तो इसका मतलब कंप्यूटर को आप इनपुट देते हो। ओके, उसके बाद उसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है दोस्तों। ओके, उसके बाद क्या होती है, प्रोसेस। मतलब आप ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है कि आपको समझ लेना है कि कंप्यूटर का वर्क, सीपीयू का वर्क कैसे होता है, क्योंकि इसका नेम ही है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो आपको उसका वर्क समझ लेना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सीपीयू में आप जो भी मतलब काम करते हो वो इनपुट देते हो, सीपीयू को इनपुट मिलता है। ओके, उसके बाद सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है। ओके, और सीपीयू के बाद प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, आउटपुट जनरेट करता है सीपीयू। ओके, ये तो हो गई हमारी बेसिक। ये आपको पता है कि पहले इनपुट लेते हैं, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन एक्चुअली में ब्लॉक डायग्राम कैसी है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बेसिस पे क्वेश्चन आती है। तो सबको पता है, जो भी कंप्यूटर यूज करते या फिर जो नहीं भी यूज करते उस सबको पता है कि कंप्यूटर पे इनपुट देते हैं, इनपुट में ऑटोमेटिकली फिर सीपीयू में प्रोसेस होती है, उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है। लेकिन एक्चुअली में ब्लॉक डायग्राम क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक डायग्राम क्या है। ओके, सो ब्लॉक डायग्राम के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मैंने पहले ही आपका बताया कि इनपुट लेना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होगा, इनपुट होगा दोस्तों। ओके, ये तो हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इनपुट लेने के बाद क्या होता है दोस्तों कि इनपुट लिया है मतलब डेटा लिया है, कंप्यूटर ने, सीपीयू ने डेटा लिया है। तो डेटा लेने के लिए, उसको डेटा मैनेज करने के लिए उसको स्टोर करने की जरूरत होगी कि नहीं। बिना डेटा स्टोर करे वो उसमें प्रोसेस कैसे करेगा दोस्तों। तो इनपुट लेने के बाद क्या होता है कि सीपीयू जो भी डेटा यूजर देता है वो डेटा डायरेक्टली क्या होता है, देखिए डायरेक्टली वो जाता है स्टोरेज सिस्टम में। स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम में जाता है दोस्तों। स्टोरेज सिस्टम में क्या होता है, देखिए स्टोरेज सिस्टम में आपके दो टाइप की स्टोरेज होती है, ये तो आपको पता ही होगा। एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, ये हो गई सेकेंडरी स्टोरेज आपकी। और दूसरी होती है प्राइमरी स्टोरेज, ये हो गई प्राइमरी स्टोरेज। ओके, ये तो हो गए आपको, ये तो समझ में आया होगा। देखिए क्या हुआ है ब्लॉक डायग्राम में, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप आपको इनपुट देना होता है। ओके, यूजर से इनपुट लेता है कंप्यूटर मतलब सीपीयू लेता है। उसके बाद क्या करता है, जो भी आपका डेटा होता है उस डेटा को स्टोर करता है स्टोरेज यूनिट में। ओके, स्टोरेज यूनिट में जाके स्टोर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो भी डेटा आप लेते हो वो डेटा पहले प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। ओके दोस्तों, रैम में जाता है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे जाता है, प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। और प्राइमरी स्टोरेज में आप जब भी वर्क कर लेते हो, वर्क होता है आपका, तो वो प्राइमरी स्टोरेज में होता है आपका डेटा। और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है डेटा। तो देखिए मैंने फ्लो दिया है,
तो आपका पहले प्राइमरी स्टोरेज जो भी आपका डेटा आता है, यहाँ से जो डेटा आता है वो डेटा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ से आपका वर्क होने के बाद यही प्राइमरी स्टोरेज का डेटा जब आप सेव करते हो कोई भी डेटा, तो वो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके, तो ये तो हो गया आपका मतलब डेटा आने के बाद ये प्रोसेस होती है। तो एक्चुअल नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है सीपीयू, मेन आता है सीपीयू। तो सीपीयू में क्या क्या आता है, कंट्रोल यूनिट, ये तो कंट्रोल यूनिट, और नेक्स्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए दोस्तों, मेन तो यही है हमारा। देखिए दोस्तों क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो डेटा इनपुट लिया है, उसके बाद स्टोरेज सिस्टम में गया। स्टोरेज सिस्टम में जाने के बाद प्राइमरी स्टोरेज में जब आप वर्क करते हो तो प्राइमरी स्टोरेज में आपका डेटा स्टोर होता है। उसके बाद स्टोर होने के बाद आपका वर्क डन हो गया, उसके बाद आपने डेटा सेव कर लिया, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है तो ये सब ऑपरेशन कैसे होता है दोस्तों, ये सब ऑपरेशन होने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए होगा, तभी तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो वो ऑपरेशन दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे होता है। देखो, इनपुट में एक्चुअली जो भी इनपुट जाता है वो तो सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है, लेकिन किसके हेल्प से जाता है, तो हेल्प से जाता है सीपीयू के। ये है सीपीयू। सीपीयू में दो टाइप्स होते हैं। सीपीयू में मतलब जो अंदर मैकेनिज्म होते हैं वो दो मैकेनिज्म परफॉर्म होते हैं। सीपीयू में फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में। उसके बाद होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आप इसे एएलयू भी कह सकते हो, एएलयू। तो आपका जो इनपुट डेटा होता है वो कंट्रोल यूनिट में फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई इनपुट देते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका डेटा होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसे पता चलता है दोस्तों, वो चलता है कंट्रोल यूनिट को पता चलता है दोस्तों। देखिए, कंट्रोल यूनिट को पता चलता है। उसके बाद अगर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला होता तो कंट्रोल यूनिट को मतलब सीपीयू का आने के बाद नॉन मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला है, मतलब आपका कैलकुलेशन वाला जो भी डेटा है वो कैलकुलेशन वाला नहीं है, नॉन कैलकुलेशन वाला है। तो सीपीयू में आने के बाद सीपीयू किसे हैंडल करता है, वो कंट्रोल यूनिट को। देखिए दोस्तों, और कंट्रोल यूनिट को हैंडल करने के बाद वो कंट्रोल यूनिट किसे देता है, उसका वर्क स्टोरेज सिस्टम को देता है। ओके, अगर यही इनपुट डेटा आपका कैलकुलेशन वाला डेटा रहा तो वो कैलकुलेशन वाला डेटा सीपीयू किसे देता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन वाला डेटा है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हैंडल करता है दोस्तों, और नॉन कैलकुलेशन वाला डेटा कौन हैंडल करता है, कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है दोस्तों। ये प्रोसेस होने के बाद आपका आता है आउटपुट दोस्तों, ये आता है आउटपुट, और इसके बाद ये होता है आउटपुट दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसे होती है। ये पूरी हो गई ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। तो समझने की कोशिश करिए दोस्तों क्या हुआ है। फर्स्ट मैं आपको पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनपुट दिया है दोस्तों। इनपुट देने के बाद वो इनपुट जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो इनपुट कहाँ पे आता है, स्टोरेज सिस्टम में आता है दोस्तों। ठीक है, स्टोरेज सिस्टम में इनपुट आता है आपका। ओके, स्टोरेज सिस्टम में इनपुट आने के बाद वो जो भी डेटा आप मतलब इनपुट के साथ परफॉर्म कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो दोस्तों, वो प्राइमरी स्टोरेज में रहता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, प्राइमरी स्टोरेज में रहता है। उसके बाद ये परफॉर्म होने के बाद आपका ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद यही डेटा कहाँ पे जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। इतना तो समझ में आएगा आपको। तो उसके बाद ये मैकेनिज्म होने के लिए कुछ तो मतलब कुछ तो लगेगा। ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली कैसे होगा, तो इसका ये पूरा मैकेनिज्म होने के लिए क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए। और सीपीयू में दो टाइप होते हैं, मतलब दो मैकेनिज्म चलती है। ये पूरा ऑपरेशन होने के लिए सीपीयू की जरूरत होती है। सीपीयू ही सब कुछ करता है, क्योंकि आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। आपको पता ही होगा ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। तो उसके बाद सीपीयू में आने के बाद ये आपने इनपुट दिया, तो वो इनपुट सबसे पहले किसे पता चलता है दोस्तों, सीपीयू को पता चलता है। अगर आपका डेटा जो भी इनपुट दिया है आपने वो आपका कैलकुलेशन वाला हुआ तो सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देता है वो डेटा हैंडल करने के लिए। अगर वही डेटा आपका सीपीयू नॉन कैलकुलेशन वाला हुआ तो वही इनपुट हैंडल करने के लिए कंट्रोल यूनिट को देता है आपका डेटा। ओके, तो ये होने के बाद आपका ये कैलकुलेशन मतलब सीपीयू को पता चलने के बाद वो यहाँ पे हैंडल मतलब स्टोरेज यूनिट के पास वो पूरा मैसेज जो होता है, वो सिस्टम पूरा प्रोसेस होता है वो स्टोरेज यूनिट पे होता है। और स्टोरेज यूनिट के बाद वो आप जो भी प्राइमरी मतलब काम करते हो वो प्राइमरी स्टोरेज में होता है, और सेव करने के बाद उसका आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे जनरेट होता है। मतलब ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर। इनपुट के बाद आपका जो भी डेटा होता है वो प्राइमरी यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम में जाता है। स्टोरेज सिस्टम में जाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल यूनिट हेल्प करता है। कंट्रोल यूनिट बताता है कि ये
डेटा जो है वो कैलकुलेशन वाला है या नॉन कैलकुलेशन वाला है। कैलकुलेशन वाला है तो सीपीयू कंट्रोल यूनिट को, मतलब सॉरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देता है। नॉन कैलकुलेशन वाला डेटा है तो कंट्रोल यूनिट को देता है, और ये कंट्रोल यूनिट फिर इस डेटा को स्टोरेज यूनिट को देता है। स्टोरेज यूनिट काम, जब आप काम करते हो तो वो प्राइमरी स्टोरेज में होता है, और जब आपका काम सेव करते हो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। उसके बाद आपका आउटपुट जनरेट होता है दोस्तों। तो ये ओवरऑल जो भी मैंने डायग्राम बताई, ये है दोस्तों ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस वी आर डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के जो आईटी के रिलेटेड, जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड और प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हो दोस्तों। तो इसलिए आपको ये सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।